Welcome back everyone to Funda Factory. Today we'll be seeing our poem, The Ball Poem. इसे लिखा है जॉन बेरीमैन ने। अब ये जो पोएम है ना, ये बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है बेसिकली। क्यों? बिकॉज इस पोएम में ना बेसिकली ये देखा जाता है कि कुछ लाइफ की ऐसी रियलिटीज़ या फिर बोलते हैं ना कि लाइफ के जो बिटर ट्रुथ्स होते हैं उन्हें रियलाइज़ करना इस पॉइंट ऑफ टाइम में बहुत ज़रूरी है। तो ये पोएम कहीं ना कहीं वो एक मीन्स बन गई है इस मैसेज को आप तक पहुँचाने के लिए। करेक्ट? अब क्या क्या कॉन्टेंट्स डिस्कस करेंगे, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी मैं आपको इस पोएम का, एक्सप्लेनेशन एंड समरी दूंगी एंड फिगर्स ऑफ स्पीच डिस्कस करेंगे। अब यू मस्ट बी वंडरिंग व्हाई देयर इज नो राइमिंग स्कीम, बिकॉज ये एक फ्री वर्स पोएम है। क्या पोएम है ये एक ऐसी पोएम है जो कि फ्री वर्स है। करेक्ट? तो फ्री वर्स पोएम का डेफिनेशन क्या दोगे कि फ्री वर्स पोएम इज अ टाइप ऑफ पोएम विच डज नॉट कंटेन एनी राइमिंग स्कीम। सिंपल, एज सिंपल एज दैट। ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्ट। ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब देखो, ये जो चैप्टर है ना या ये जो पर्टिकुलर पोएम है ये क्या बताती है। यहाँ पे जो बॉल वर्ड है, अब देखो बॉल वर्ड जो है ना यहाँ पे, ये जो वर्ड है यहाँ पे बॉल, ये सिर्फ बॉल नहीं है। इस बॉल का बहुत सारी मीनिंग्स है इस बॉल वर्ड का। एक आपका होगा चाइल्डहुड, एक होंगे आपकी मेमोरीज, मेमोरी। ठीक है? सो बॉल का यहाँ पे बोल सकते हैं, बॉल के यहाँ पे दो सिम्बॉलिक मीनिंग्स हैं, चाइल्डहुड एंड मेमोरी। ठीक है? सो यहाँ पे जो ये बच्चा है ये बॉल के साथ खेल रहा था एंड इसकी बॉल खो जाती है। यानी क्या बोल सकते हो कि ये बच्चा खुशी खुशी अपने चाइल्डहुड के डेज को गुजार रहा था एंड इसका बचपन खत्म हो गया, वाला। राइट? तो ये बहुत ज़्यादा सैड हो गया, राइट? बिकॉज इसके हैप्पी डेज खत्म हो गए अकॉर्डिंग टू हिम एंड इसके सैड डेज अकॉर्डिंग टू हिम शुरू हो गए। राइट? सो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, बहुत ज़्यादा सैड है एंड धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये वर्ल्ड फुल ऑफ पोजेशंस को समझने लगा, है ना। इसने अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेंस किया। इसने किसी चीज़ को खोने का जो एपिस्टेमोलॉजी है लॉस की, आप ये फ्रेज को पढ़ोगे इसमें, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस यानी कि नॉलेज ऑफ लॉस, किसी चीज़ को खोने का क्या मतलब होता है उसको इसने समझा, जो कि बहुत बड़ी लर्निंग है लाइफ की। राइट? सो ये सब अपन इस पोएम में डिस्कस करेंगे। जो यहाँ पे एक कोड दिया है, मैंने ये डेलिबरेटली रखा है, मैं आपको इसका मीनिंग समझाना चाहूँगी। एनी टाइम यू गोना ग्रो, यू गोना लूज समथिंग। जब भी आप बड़े होंगे आप कुछ ना कुछ खोगे। यू आर लूजिंग वॉट यू आर हैंगिंग ऑन टू कीप सेफ। आप वो सारी चीज़ें खो दोगे जो चीज़ें आप सेफ रखना चाह रहे हो। आप चाहे, हो सकता है आप उन चीज़ों को खो दो। यू आर लूजिंग हैबिट्स दैट यू आर कंफर्टेबल विथ, यू आर लूजिंग फेमिलियरिटी, है ना। तो जो चीज़ों से आप कंफर्टेबल हो आप उन्हें खो देते हो, उन आदतों को खो रहे हो, आप फेमिलियरिटी खो रहे हो। राइट? सो बेसिकली कहीं ना कहीं ये एक छोटा सा एक बोल सकते हो जिस्ट बन जाता है इस पोएम का। राइट? अब अपन कंप्लीट एक्सप्लेनेशन से स्टार्ट करते हैं। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go, merrily bouncing down the street, and then merrily over. There it is in the water. वर्ब मीनिंग्स दी हुई है, अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, what is the boy now who has lost his ball? हम वो लड़का क्या करेगा जिसने अपनी बॉल खो दी। बॉल मतलब जिसने अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज को खो दिया। ये वाली पर्टिकुलर समरी में मैंने चाइल्डहुड मेमोरीज या चाइल्डहुड डेज का में पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करते टाइम आई बी टेलिंग यू। राइट? समरी सिर्फ बॉल से बेसिस पे है, बट एक्सप्लेनेशन मैं आपको दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में दूंगी। ठीक है? सो अब वो लड़का क्या करेगा जिसने अपने बचपन के दिन खो दी, जिसने अपनी बॉल खो दी। पर अब वो क्या करेगा? मैंने तो खुद ही देखा, मतलब पोएट ये बोल रहे हैं कि मैंने खुद देखा उसके बचपन को गुजरते हुए, मैंने खुद देखा उसकी बॉल को खोते हुए, है ना। बहुत ही खुशी खुशी उसका बचपन या उसकी जो बॉल है वो स्ट्रीट से एकदम लोट-पोट होके बहुत ही खुशी खुशी वो पानी में जाके गिर जाती है। ठीक है? अब समरी देखते हैं। यहाँ पे पोएट कहते हैं कि वहाँ पे एक लड़का था जो कि एक बॉल से खेल रहा था, और फिर वो क्वेश्चन करते कि अब वो एक लड़का क्या करेगा जिसने अपनी बॉल खो दिया, यानी जिसने अपना चाइल्डहुड खो दिया। फिर वो पूछते हैं कि वो क्या करेगा। मैंने खुद ही देखा उस बचपन को या उस बॉल खुशी खुशी स्ट्रीट से एकदम नीचे मूव करते हुए वो कितनी खुशी खुशी उस पानी में जाके एंटर कर गया, है ना, यानी कि उस हार्बर में एंटर कर गया। करेक्ट? अब अपन आते हैं स्टैंजा नंबर 2 पे। नो यानी कि हाँ, नो से Oh, there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boy.
as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbour where his ball went. I would not intrude on him. A dime, another ball is worthless. Now he sends his first responsibility. ये आपको वर्ड मीनिंग्स दी हुई हैं. अब हमारा एक्सप्रेशन को देखते हैं. तो ये बोलते हैं नो यूज टू से होना चाहिए था फर्स्ट लाइन में, दैट इज व्हाई आई वाज वंडरिंग. ठीक है, तो नो यूज टू से ये कहने का कोई मतलब नहीं है कि और बॉल्स है या कि और चाइल्डहुड के दिन बचे या और मेमोरीज बची, कोई मतलब नहीं है. बिकॉज दैट पर्टिकुलर बॉल, वो बॉल, वो मेमोरी, वो चाइल्डहुड वापस आ सकता है क्या? नहीं आ सकता. अब वो जा चुका है. एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय. एंड वो जो अचानक से उसने वो जो दुख को सहा, अचानक से जो उस दुख को उसने फेस किया, उससे ना वो इंसान वो एकदम हिल चुका था, है ना. वो एकदम रिजिड यानी कि एकदम स्ट्रेट, एकदम रफ टफ एकदम खड़ा था, कांपते हुए नीचे देख रहा था कि उसके सारे यंग डेज यानी कि उसका पूरा बचपन या उसकी बॉल कैसे हार्बर में यानी कि पोर्ट में, जो पोर्ट होता है या डॉक बोलते हो जिसको, वहाँ पे कैसे उसकी बॉल या उसका बचपन जा रहा है, गुजर रहा है ना. वो उस हार्बर में देखता है जहाँ उसकी बॉल गई, जहाँ उसके बचपन गया. आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम. मैं बीच में नहीं बोलूँगा. वो क्या बोलते हैं पॉइंट कि मैं बीच में नहीं बोलूँगा, मैं इंटरफेयर नहीं करूँगा. बिकॉज अगर एक टाइम यानी कि 10 सेंट की और बॉल भी ले आई जाए तो इट इज़ वर्थलेस. कोई वर्थ की नहीं है वो, मतलब कि किसी काम की नहीं है वो, है ना. बिकॉज एक और बॉल आ जाएगी, बट वही बात है कि वो पर्टिकुलर बॉल तो नहीं आ सकती वापस, है ना. एंड वो अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेंस करते हैं. कौन? वो बॉल. ठीक है, वर्ड मीनिंग्स दी हुई हैं. अब हम देखते हैं समरी. तो पोएट कहते हैं कि कोई मतलब नहीं ये कहने का कि और भी बॉल्स हैं या मेमोरीज हैं, क्योंकि हम उन पर्टिकुलर मेमोरीज को या उस पर्टिकुलर बॉल को वापस नहीं ला सकते. अचानक से एक शेकिंग सैडनेस यानी कि हिला देने वाला दुख अचानक से उस बच्चे को घेर लेता है. राइट, वो एकदम से रफ खड़ा था, हिल रहा था और नीचे की तरफ देख रहा था कि उसके सारे यंग ओल्ड गुड डेज यानी कि उसके एकदम पुराने बचपन के खुशी खुशी वाले दिन जो थे वो कैसे पोर्ट में चले गए जहाँ उसकी बॉल भी गई थी, है ना. और उसके साथ जुड़ी हुई मेमोरीज भी चली गई. अब पोएट कहते हैं कि वो इंटरफेयर नहीं करेंगे, है ना. और एक 10 सेंट की नई बॉल भी किसी काम की नहीं रहेगी, वो मतलब वर्थ की नहीं रहेगी, यानी कि वो भी वो 10 सेंट का वर्थ नहीं रहेगा, है ना. क्योंकि वो पर्टिकुलर बॉल अब या फिर उस ओरिजिनल बॉल को वापस नहीं ला सकते. एंड वो ये भी ऐड करते हैं कि वो जो लड़का है वो अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी को पहचानता है ना. इन अ वर्ल्ड ऑफ possessions, people will take balls. Balls will be lost always, little boy. And no one buys ball back. Money is external. He is learning, well behind his desperate eyes, the epistemology of loss, how to stand out, knowing what every man must one day know, and most know many days, how to stand out. अब देखो फिर ये पोएट यहाँ पे बताते हैं कि इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस यानी कि आप किसी चीज़ को ओन कर रहे हो, वो चीज़ आपके कंट्रोल में है. तो वो ये बोलते हैं कि ये जो दुनिया है जहाँ पे कोई किसी ना किसी चीज़ का मालिक है ना, वहाँ पे लोग आपकी बॉल को छीनेंगे, यानी कि लोग आपके सबसे प्रेशियस, सबसे ज़्यादा हैप्पी, जो चीज़ आपको बहुत खुश रखती है, जो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रेशियस है, वो लोग आपसे ज़रूर छीनेंगे. बॉल्स यानी कि आपकी मेमोरीज को लोग आपसे छीन लेंगे, लोग आपसे आपकी सबसे प्रेशियस चीज़ को छीन लेंगे. लिटिल बॉय उसे एड्रेस करते हुए. एंड फिर वो बोलते हैं कि कोई भी बॉल नहीं खरीदता वापस. अगर वो चीज़ चली गई तो उसको कोई वापस नहीं खरीदता है, बिकॉज जो उसको खरीदने में पैसा लगता है वो एक्सटर्नल है. एंड जो चीज़ आपसे छीनी गई वो तो इंटरनल है ना, इंटरनल है. राइट, बट जो मनी है वो एक्सटर्नल है, वो कोई बाहरी चीज़ है जो आपके इंटरनल ग्रीफ को, आपके इंटरनल ग्रीफ, आपके इंटरनल सैडनेस को नहीं सेटिस्फाई कर सकता. राइट, वो सीख रहा है अपनी डेस्परेट आंखों के पीछे, यानी कि डेस्परेट आइज. यहाँ पे देखो ये ट्रांसपोर्ट एफिथेट का एग्जांपल है, अपन फर्दर डिस्कस करेंगे. देखो यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो एक डेस्परेट सा बच्चा अपनी आंखों के पीछे, यानी कि वो सीख रहा है धीरे धीरे ये किसी चीज़ को खोने का नॉलेज. ये जो नॉलेज होता है ना कि आप किसी चीज़ को खोते हो, क्या किसी चीज़ को खोने का जो ये दर्द होता है, ये जो ज्ञान होता है, वो उसे सीख रहा है. वो कैसे खड़े होना चाहिए वो सीख रहा है, ये जानते हुए कि हर दिन ये जानते हैं कि सबको पता है कि हर एक इंसान को एक ना एक दिन खड़े होना है. एंड बहुत लोगों को तो ऑलरेडी पता है कि हमें खड़े होना है एंड हमें वापस से अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना है. एक छोटी सी चीज़ को हो जाने से हमें अपनी लाइफ को जीना नहीं बंद करना है.
दैट इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल एंड इम्पॉर्टेंट मैसेज जो ये पोएम आपको प्रोवाइड करती है। वर्ड मीनिंग्स ये हुई है, अब हम समरी को देख लेते हैं। पोएट ये कहते हैं कि ये दुनिया है जहाँ पे सब कुछ ना कुछ ओन करते हैं। लोग आपसे हमेशा आपकी मेमोरीज और लव्ड वंस को छीन लेंगे, या फिर आपकी लव्ड मेमोरीज या लव्ड वंस को छीन लेंगे। फिर वो ऐड करते हैं कि कोई भी उन बॉल या मेमोरीज को वापस नहीं खरीदता, क्योंकि मनी एक्सटर्नल है एंड वो आपके इंटरनल्स यानी कि वो आपके अंदर की भावनाओं से या फिर आपके अंदर की फीलिंग से बिल्कुल भी कोरिलेट नहीं करती है, राइट। फिर वो कहते हैं कि जो ये लड़का है ना, वो अपनी डेस्परेट और इनोसेंट यानी कि अपनी डेस्परेट और अपनी डेस्परेंसी इनोसेंसी के पीछे वो सीख रहा है। अपनी डेस्परेट और इनोसेंट जो उसका बिहेवियर है उसके पीछे वो सीख रहा है। जो ये नॉलेज है लॉस का, है ना, और किसी चीज़ को खोने का जो ये नॉलेज होता है, ज्ञान होता है, कैसे वापस खड़े होना है, वो सबको सीख रहा है ना। एंड उसे पता है कि बहुत सबको पता होना चाहिए कि कैसे खड़े होना है, एंड बहुत लोगों को तो ऑलरेडी पता है कि कैसे खड़े होकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाना है, राइट। सो दैट वाज इट फॉर दिस पोएम सॉरी, हाँ। अब अपन देखते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच, बिकॉज इसमें राइमिंग स्कीम प्रेजेंट नहीं है, राइट। अब देखो पर्सोनिफिकेशन यानी कि ह्यूमन क्वालिटीज़ को किसी नॉन लिविंग चीज़ में एट्रीब्यूट करवाना, राइट, क्या उसमें पुट अप करना। मेरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, अब देखो यहाँ पे बॉल मेरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, देखो बॉल तो खुशी खुशी एकदम, ऐसा तो नहीं है कि बॉल एकदम हंस रहा है, एकदम खुशी में वो स्ट्रीट से नीचे गुजर रहा है या मेमोरीज और चाइल्डहुड डेज गुजर रहे हैं, नहीं। तो पर्सोनिफाई किया गया है यहाँ पे बॉल्स को, ठीक है। मेटाफोर यानी कि डायरेक्ट कंपैरिजन। अब देखो जो बॉल है उसे डायरेक्टली मेमोरी से कंपेयर किया गया है, चाइल्डहुड डेज से कंपेयर किया गया है। ट्रांसपोर्ट एपिथेट, डेस्परेट आइज, अब देखो यहाँ पे आंखें डेस्परेट नहीं है, बच्चा डेस्परेट है ना, बच्चा इनोसेंट या बच्चा डेस्परेट है, आंखें बिल्कुल भी डेस्परेट नहीं है, करेक्ट। अब इमेजरी, मेरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट वंस अगेन, बिकॉज देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट हो रही है कि कैसे एक स्ट्रीट है, स्ट्रीट के जस्ट आगे एक हार्बर है ना, एंड वो बॉल कैसे एकदम रोल हो गए खुशी खुशी कैसे वो एकदम से हार्बर में जा रही है। तो आपके दिमाग में एक इमेज तो क्रिएट हुई होगी, राइट। फिर सिम्बॉलिज्म, अब देखो सिम्बॉल, अब देखो यहाँ पे जो बॉल है ना वो एक सिंबल है जो कि क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो अपने आप को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, साथ साथ में मेमोरीज और चाइल्डहुड डेज को भी शो कर रहा है। एलिट्रेशन देखो वॉच में W रिपीट हो रहा है, बॉल्स में भी, एंड बाइज अ बॉल बैक में बी, करेक्ट। अब देखो एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है एक्चुअली, मैं आपको ये कुछ मीनिंग्स बताना भूल गई, सॉरी। ट्रांसपोर्ट एपिथेट यानी कि जो पर्टिकुलर नाउन जिसको एक्सप्लेन किया जाना चाहिए बट दूसरा नाउन को एक्सप्लेन किया जा रहा है उसको अपन ट्रांसपोर्ट एपिथेट बोलते हैं, करेक्ट। मेटाफोर यानी कि डायरेक्ट कंपैरिजन विदाउट एज एंड लाइक। इमेजरी मतलब कि जब कुछ ऐसी चीज़ों का या कुछ ऐसे वर्ड्स का टर्मिनोलॉजी जिससे यूज़ किया जाता है रीडर्स के दिमाग में एक इमेज क्रिएट करने के लिए, करेक्ट। सिम्बॉलिज्म यानी कि हम कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं पोम में जिनके अंदर एक हिडन मीनिंग होती है, जैसे कि सिम्बॉलिज्म में मतलब क्या होता है सिंबल, है ना। तो सिंबल जैसे कि आपने कोई वर्ड यूज किया जैसे बॉल, तो बॉल का मतलब सिर्फ बॉल नहीं होगा, उसका मतलब चाइल्डहुड डेज भी होगा, मेमोरीज भी होगा। आपने प्रीवियसली पढ़ा था फायर एंड आइस, तो फायर मतलब सिर्फ आग नहीं थी, आइस मतलब सिर्फ बर्फ नहीं था, उसका और भी एक डीपर मीनिंग था, राइट, जो अपन ने उस टाइम पर पढ़ चुका है। वैसे ही सिम्बॉलिज्म हो गया। एलिट्रेशन यानी कि जो वर्ड्स हैं कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स के बिगिनिंग में सेम लेटर का रिपीट होना, एलिट्रेशन। रेपिटेशन, अब देखो रेपिटेशन मतलब क्या होता है, देखो रेपिटेशन और एनाफोरा दोनों में डिफरेंस होता है। रेपिटेशन का एग्जांपल होगा व्हाट एंड बॉल्स, है ना, तो यहाँ पे व्हाट रिपीट हो रहा है, बॉल्स रिपीट हो रहा है। अब देखो रेपिटेशन मतलब कि जब आपका एक पर्टिकुलर स्टैंजा या पर्टिकुलर पोम में कोई भी एक वर्ड है वो बहुत बार रिपीट हो रहा है अलग अलग जगहों पे। बट एनाफोरा मतलब कि जैसे मैं आपको एनाफोरा का एग्जांपल देती हूँ। एनाफोरा, हाँ ये है एनाफोरा का एग्जाम्पल। देखो यहाँ पे आप देख लो व्हाट, तो स्टैंजा 1 में 2 कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स में पहला वर्ड सेम है व्हाट, फिर मेरिली एंड मेरिली, तो ये आपका हो गया आपका एनाफोरा, राइट। एंड देन अगर अपन नेक्स्ट पेज पे आए, ठीक है, अब देखो यहाँ पे रेपिटेशन कैसे होगा, बॉल्स कहीं भी आ गया, राइट, बॉल है ना, तो अलग अलग जगह पे बॉल वर्ड आया, सेम जगह पे नहीं आया, तो इसलिए क्या है, ये आपका है रेपिटेशन, ठीक है। तो पहली स्टैंजा के फर्स्ट 2 लाइन्स में व्हाट एंड लास्ट 2 लाइन्स में मेरी, ये आपका एनाफोरा का एग्जांपल है, करेक्ट। नाउ वी आर डन विद दिस पोम।
पोएम, सॉरी, नाउ विल बी कमिंग ऑन टू द पोएम अमांडा। इसे लिखा है रॉबिन फ्लीन ने, है ना। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर है आई वुड से अकॉर्डिंग टू मी, बट बहुत लोगों को ये पसंद इसलिए नहीं आएगा, या बोल सकते हो बहुत लोग इससे रिलेट कर पाएंगे बिकॉज ये हमारे ही बारे में, करेक्ट। यहाँ पे क्या होता है, एक ममा रहती है जो कि अपने बच्चे को बार बार इंस्ट्रक्ट करते रहती है कि तुम ये मत करो, तुम वो मत करो। दिस इज़ वेरी कॉमन। अपने भी हमारे पेरेंट्स हमें इंस्ट्रक्ट करते हैं ना, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, तुमको याद नहीं तुम ये करी थी, तुमको क्या हो गया था, राइट। तो ये वही पोम है, इसी से रिलेटेड चार चीज़ें इस पोम में है, ठीक है। अब क्या क्या डिस्कस करेंगे, ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे, एक्सप्लेनेशन एंड समरी देखेंगे, राइमिंग स्कीम देखेंगे, राइट, देन फिगर्स ऑफ स्पीच। अब ये पोएम में राइमिंग स्कीम है, करेक्ट, एंड अपन साथ साथ में राइमिंग स्कीम को भी मार्क करते जाएंगे जैसे से अपन एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब ब्रीफ इंट्रो दे देती हूँ। यहाँ पे देखो, अब आपको डिफरेंस समझ में आ रहा हो, माँ कौन है, बेटी कौन है। ये आपकी बेटी है, ये आपकी डॉटर, जिसको आप अमांडा बोलोगे प्यार से, एंड ये आपकी है मॉम, ठीक है, करेक्ट। अब यहाँ पे ये जो माँ है ना, ये अपनी बेटी को बार बार टॉन्ट करते रहती है कि तुम अपने होमवर्क क्यों नहीं की, तुम अपने शूज़ क्यों नहीं क्लीन की, तुम चॉकलेट क्यों खा रही हो, तुम्हें उससे एक्ने हो जाता है, तुम ऐसा मुँह क्यों बना रही हो, तुम इतनी मूडी क्यों हो, तुम ऐसे बिहेव करोगे तो लगेगा कि मैं तुम्हें चिढ़ाती हूँ, मैं तुम्हें टॉर्चर करती हूँ, राइट। ऐसी बहुत सारी नैगिंग उसकी मम्मा करती है ना। देखो यहाँ पे दो सिनारियोज़ हैं, राइट। ये सिनारियो नंबर 1 है और ये सिनारियो नंबर 2 है। पहले सिनारियो में क्या होता है कि उसकी मम्मा उसे हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ के लिए टोक रही होती है कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो। सेकेंड सिनारियो में उसकी वो जो बच्ची है अमांडा, ये जो बच्ची है ना अमांडा, ये अपने ही थॉट्स में खोई हुई रहती है और ये सोचती रहती है कि हाँ मैं एक रपुंजल हूँ, या मैं एक मर्मेड हूँ, मैं एक ऑर्फन हूँ, है ना। तो ये सब वो सोचते रहती है अपने दिमाग में। तो ये दो सिनारियोज है पर्टिकुलरली। अब देखो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको इसमें दिखेगा कि टोटल 7 स्टैंजाज हैं, है ना। हर एक ऑल्टरनेटिव स्टैंजा जो है ना, जैसे सेकेंड स्टैंजा, फोर्थ स्टैंजा, सिक्स्थ स्टैंजा, ये जो है ये सेकेंड सिनारियो पर डिपेंडेंट है एंड बाकी सारे फर्स्ट सिनारियो पे। देखो जो स्टैंजाज है ब्रैकेट है, राइट। जी देखो यहाँ पे ब्रैकेट्स है, राइट। तो जिन स्टैंजाज में ब्रैकेट है ना, उन स्टैंजाज का मतलब ये है कि यहाँ पे वो अपनी इमेजिनेशन में है। कौन? अमांडा अपनी इमेजिनेशन में क्या क्या सोचती है वो मेंशन है यहाँ पे, एंड ये सारे उनकी मम्मा और उनके बीच का कॉन्वर्सेशन है, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करते हैं स्टैंजा नंबर 1 से। डोंट बाइट योर नीज अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा, ठीक है। अब देखो उसकी मम्मा क्या बोलती है उसे कि अपने नाखून मत चबाओ अमांडा, अपने शोल्डर्स को हंच मत करो अमांडा। हंच करना मतलब कि आप एकदम से अपने कंधा को उठाते हो, एकदम झुका देते हो, एकदम आप लेजली जब कंधों को बेंड करके बैठते हो तो उसको हंच करना बोलते हैं, राइट। तो क्या बोलती है, अपने नाखून मत चबाओ अमांडा, अपने शोल्डर्स को ऐसे लेजली मत रख के बैठो अमांडा, और स्लाउचिंग बंद करो और सीधा बैठो अमांडा। स्लाउचिंग यानी कि आप एकदम लेजली जब बैठे रहते हो उसको बोलते हैं स्लाउचिंग। तो यहाँ पे उसकी मम्मा क्या बोलती है कि अपने नाखून मत चबाओ, अपने शोल्डर्स को ऐसे बेंड करके एकदम मत बैठो लेजली, एकदम आराम से ऐसे फरमा के एकदम लेजली आलसी तरह से मत बैठो अमांडा, सीधा उठ के बैठो, है ना, बंद करो ऐसे बैठना, ठीक। वर्ड मीनिंग्स दी हुई है, अब अपन समरी देखते हैं। तो यहाँ पे जो मम्मा है अमांडा की, वो उसे इंस्ट्रक्ट करती है कि उसे नाखून मत काटे, है ना। एक स्टर्न अमांडा बोल के एड्रेस करके, स्टर्न अमांडा मतलब देखो यहाँ पे ना आपको हर एक स्टैंजा में लिखेगा ये चीज़, मतलब जिस जिसमें उसकी मम्मा और उनके बीच में कॉन्वर्सेशन है। बेसिकली क्या होता है ना, जब होता है ना कि आपके पेरेंट्स बोलते हैं आपको एकदम चिल्ला के जैसे यू, तो वो स्टर्न वाला जो होता है ना एकदम, वो एकदम गुस्से में आपको समझ में आता है कि हाँ यार अब तो मेरे को मार पड़ेगी, उसके पहले मैं जल्दी अपना काम निपटा लेता हूँ, राइट। तो वो जो एकदम मुझे लास्ट एंड फाइनल एंड क्रिस्प वार्निंग रहती है ना, तब जब आपका नाम चिल्लाते हैं, राइट, वो वाला यहाँ पे तो एकदम अमांडा। तो दैट वॉज द स्टर्न अमांडा जिससे उसकी मम्मा उसे एड्रेस करती थी, है ना। तो उसकी मम्मा बोलती है कि ऐसे बिल्कुल नाखून मत चबाओ, स्टर्न तरह से बोल के, एंड फिर बोलती है कि शोल्डर्स बेंड मत करो, फिर से वैसे ही चिल्लाते हुए, एंड उसकी मम्मा फिर ऐड करती है तो वैसे लेजली मत बैठो, सीधा उठ के बैठो, राइट। क्या बोलती है उसे कि नाखून मत चबाओ, शोल्डर्स बेंड करके मत बैठो और लेजली मत बैठो, राइट। एंड उसे एकदम चिल्ला के अमांडा करके भी बोलती है, करेक्ट। स्टैंजा नंबर 2, ये अब उसकी इमेजिनेशन वाला है। मैं इमेजिनेशन वाले में मैं इमेजिनेशन अलग से मेंशन कर दे रही हूँ सो दैट यू गेट इट ईजिली। ये उसका इमेजिनेशन वाला सीन है, ठीक है।
अब देखो, there is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully, a mermaid drifting blissfully. ठीक है, सॉरी आई फॉरगॉट वन थिंग, हमारा राइमिंग स्कीम भी मेंशन करने वाले थे राइट. इसका राइमिंग स्कीम देख लेते हैं. अमांडा अमांडा, ठीक है, तो ए हो जाएगा, ए, ये जब स्ट्रेट राइम में करना बी एंड ये ए, करेक्ट. ओ गॉड, करेक्ट. अब नेक्स्ट आंसर पे आते हैं. पहले अपन राइमिंग स्कीम को मार्क कर लेते हैं. सी मी ब्लिसफुली, तीनों राइम कर रहा है, करेक्ट. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए, करेक्ट. अब उसकी अब अमांडा क्या बोलती है कि एक लैंग्वेज, एक बहुत ही रिलैक्सिंग सा है ना, एक बहुत ही रिलैक्सिंग सा ब्राइट ग्रीन कलर का सी है ना, जहाँ पे एक लौती रहने वाली सिर्फ मैं हूँ. इनहैबिटेंट यानी कि आप जब उस पर्टिकुलर जगह से बिलोंग करते हो, आप एक लौते वहाँ पे रहने वाले, तो रेजिडेंट जिसको बोलते हैं, तो बोलते हैं कि यहाँ पे एक लौती रहने वाली सिर्फ मैं हूँ. एक मर्मेड हूँ मैं, जो कि एकदम खुशी खुशी मूव कर रही है, फिर कैरी अवे हो रही है, मूव कर रही है धीरे धीरे खुशी खुशी. राइट, हो गया. अब अपन देखते हैं इसका समरी. तो अमांडा इमेजिन करती है कि वो ना, जब उसे स्कोल्ड किया जा रहा था, तो वो इमेजिन करती है कि वो एकदम से रिलैक्सिंग ब्राइट ग्रीन कलर के सी में है. फिर वो ये कहती है कि वो एक लौती है जो उस वास्ट सी में प्रेजेंट है ना. वो अपने आप को मर्मेड बताती है, जो कि धीरे धीरे उस सी में मूव कर रही है. एंड उसका मूड क्या है उस टाइम में जब वो मूव कर रही है, बहुत ही हैप्पी मूड है उसका. ठीक है. स्टैंजा नंबर 3. Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. ठीक है. अब क्या होता है, अब उसकी मम्मा यहाँ पे बोलती है कि क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया, अमांडा? क्या तुमने अपना रूम साफ किया, अमांडा? मेरे को लगता है मैंने तुम्हें कहा था कि तुम अपने शूज़ को क्लीन करो, अमांडा. स्टर्न अमांडा, रिमेंबर दैट, राइट. अब अपन समरी देख लेते हैं. तो अमांडा की मम्मा उसे क्वेश्चन करती है कि क्या उसने अपना होमवर्क कंप्लीट किया, एंड फिर ऐड करती है बोलते हुए कि क्या तुमने अपना रूम साफ किया. एंड फिर उसे रिमाइंड करवाती है एक स्टर्न अमांडा के साथ कि क्या उसने अपने शूज़ क्लीन किए. ठीक है. 4th स्टैंजा. आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट. ओ, राइमिंग स्कीम, राइट. अमांडा शूज़ अमांडा. देखो, अमांडा राइम कर रहा है, शूज़ नहीं राइम कर रहा. तो क्या हो जाएगा, ये ए बी ए, ये बी ये वाली लाइन का है ना. ठीक है, मतलब इस वाली लाइन का है. ठीक है. स्टैंजा नंबर 4. पहले अपन इसको राइमिंग स्कीम को ही कर लेते हैं, और एल्स आई फॉरगेट इट. स्ट्रीट फीट स्वीट, तीनों राइम कर रहा है. तो ए. ठीक है. फिर वो बोलती है कि मैं एक ऑर्फन, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. ठीक है. तो बोलती है कि मैं एक अनाथ हूँ, मैं एक ऑर्फन हूँ, जिसे कोई पेरेंट्स नहीं है, वैसा सोचती है ना. और वो स्ट्रीट में मूव कर रही है या फिर घूम रही है. वो क्या करती है, वो अपने बेयर यानी कि अपने एम्प्टी, जब उसने कोई फुटवेयर नहीं पहना हुआ है, तो उसका जो एम्प्टी या फिर बेयर फीट था, उससे वो क्या करती है, वो जो सॉफ्ट सी डस्ट है, यानी कि बोल सकते हो जो सैंड है, उस पर वो पैटर्न्स बना रही है ना, साइलेंटली. फिर वो बोलती है कि जो साइलेंस है वो गोल्डन है, मेटाफर, एंड फ्रीडम स्वीट है, मेटाफर. देखो, साइलेंस गोल्डन यानी कि साइलेंस जो है ना, वो गोल्ड के जितना प्रेशियस है, एंड जो फ्रीडम है ना, वो फ्लेवर वाइज बहुत स्वीट है. ठीक है. तो ये मतलब हुआ. मीनिंग्स दिए हुए हैं, समरी देखते हैं. अमांडा इमेजिन करती है कि वो एक ऑर्फन है जो कि स्ट्रीट्स के आसपास स्ट्रीट में घूम रही है. वो जो है ना, अपनी साइलेंटली एकदम अपने एम्प्टी फीट के साथ कुछ डिज़ाइंस बना रही है सॉफ्ट डस्ट या फिर सैंड पे. वो एक्सप्लेन करती है कि जो साइलेंस है ना, वो गोल्ड के जितना प्रेशियस है ना, एंड जो फ्रीडम है ना, जिसको वो एक्सपीरियंस कर पा रही है, वो स्वीट है. उस फ्रीडम का फ्लेवर स्वीट है. राइट. 5th स्टैंडर्ड. Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I'm speaking to you, Amanda? तो फिर उसकी मम्मा बोलती है कि उस चॉकलेट को मत खाओ, अमांडा. ये आपकी फिर से इमेजिनेशन वाला है ना. Oh God, sorry. I'll just cut this. Imagination. ठीक है. अब
क्या बोलती है कि उस चॉकलेट को मत खाओ अमांजा, अपने एक्ने को याद करो अमांजा। मतलब वो बोलती है कि तुम चॉकलेट मत खाओ, अपने एक्ने, अपने पिंपल्स को याद करो अमांजा। क्या जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो तुम मुझे देखने का कष्ट करोगी अमांजा। ठीक है, अब राइमिंग स्कीम देख लेते हैं। अमांजा, अमांजा एंड अमांडा, ये तो ए हो गया। अब ये अलग है तो इसमें बी लगा दो। ठीक है, समरी क्या है देख लेते हैं। अमांडा की माँ से वार्न करती कि चॉकलेट मत खाना, अपने एक्ने को याद करो, बिकॉज चॉकलेट से ही तुम्हें एक्ने होता है ना। ऐसा रीज़न आप इसमें स्पेसिफाई कर सकते हो या आप अपने टीचर से कंसल्ट कर सकते हो, बिकॉज आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस रीज़न, बट हाँ एक तरह से आप अगर आप इस फॉर्म को लिख करो तो आपको लगेगा कि ये रीज़न है। ठीक है, तो प्लीज़ कंसल्ट मार्क्स। ठीक है, फिर जो उसकी मम्मा है वो कहती है कि जब मैं तुमसे बात करूँ तो तुम मुझे देखोगी अमांडा विद अ स्टर्न अमांडा, राइट। स्टैंजा नंबर 6 देखो, फिर से ये इमेजिनेशन है ना। अपन देख लेते हैं केयर रेयर हेयर, तो ए करेक्ट हो गया। अब देखो, आई एम Rapunzel, I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I'll certainly never let down my white hair. वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं, आप चेकआउट कर सकते हो, राइट। यहाँ पे मांझा बोलती है कि मैं Rapunzel हूँ, यानी कि वो जो प्रिंसेस थी जिसके लॉन्ग हेयर्स थे, उसे वो अपने आप को वैसा इमेजिन करती कि मैं Rapunzel हूँ, मुझे किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो टावर है, यानी कि जो वो लंबा सा टावर था जिसमें Rapunzel रहती थी, अगर मैं वहाँ पे क्योंकि अपने आपको Rapunzel मान रही है तो वो ये भी इमेजिन कर रही है कि वो उस टावर में जीती है या रहती है, राइट। तो वो ये बोलती है कि जो टावर है उसमें मेरी लाइफ एकदम ट्रैंक्विल है, यानी कि एकदम पीसफुल है और रेयर है, यानी कि ऐसी लाइफ है मेरी वहाँ पे जो कि मैं शायद ही कभी एक्सपीरियंस कर पाऊँगी, मतलब बहुत ही रेयर है, यानी कि कभी ना मिलने वाली। वंस इन अ ब्लू मून वाला सीन है यहाँ पे, राइट। फिर वो बोलते हैं कि मैं कभी भी अपनी ब्राइट ब्यूटीफुल हेयर को कभी भी नीचे नहीं ले जाऊँगी। इफ़ यू हैव हर्ड द स्टोरी, यू माइट बी नोइंग कि यहाँ पे जो Rapunzel थी वो अपने बालों को नीचे गिराती थी, एंड द person who wants to jump up used to hold her hair, and the person used to jump up towards the tower, because tower तक पहुँचने का there was the only option, right। इसलिए वो बोलती कि वो कभी भी अपने बालों को नीचे नहीं ले जाएगी, क्यों, नहीं तो कोई चढ़ जाएगा एंड कोई उसकी शांति को फिर से ख़राब कर देगा। इसलिए वो किसी को नहीं चाहती कि वो कोई भी वो ये नहीं चाहती कि कोई भी ऊपर आए, वो अपनी शांति को अकेले एंजॉय करना चाहती है। इसलिए बोलती है कि मैं कभी भी अपने बाल नीचे नहीं फेंकूंगी। ठीक है, समरी क्या है देख लेते हैं। अमांडा फिर से इमेजिन करती है कि वो Rapunzel है जो कि लॉन्ग हेयर्स वाली प्रिंसेस थी, एंड वो ऐड करती है कि उसे किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। फिर वो कहती है कि उसकी जो ये बड़ी सी टावर में उसकी जो लाइफ है ना वो पीसफुल है, एंड ऐसी लाइफ है जो वो बार बार एक्सपीरियंस नहीं कर सकती, कभी ना होने वाली लाइफ को ऐसे एक्सपीरियंस कर पाएगी, रेयर है ना। एंड वो नहीं चाहती कि अपने बालों को नीचे फेंके, बिकॉज कोई भी चढ़ जाएगा एंड उसकी शांति को ख़राब कर देगा। वो चाहती नहीं थी वैसा, उसे तो पीसफुल अलोन टाइम चाहिए था, है ना। स्टैंजा नंबर 7, आई थिंक अपन राइमिंग स्कीम पहले देख लेते हैं। देखो, अमांडा है लास्ट वर्ड, सेकेंड लाइन में भी अमांडा है लास्ट वर्ड, एंड लास्ट लाइन में भी लास्ट वर्ड अमांडा ही है। तो ये आपको अभी तक समझ में आ गया होगा, ये ए एंड ए। अब देखो, यू तो किसी चीज़ से राइम नहीं करता, अब इसको बी बना दो, करेक्ट। ओ गॉड, करेक्ट। ठीक है, अब देखो, अब उसकी मामा बोलती है कि स्टॉप दैट सल्टिंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, anyone would think I nagged at you अमांडा। ठीक है, तो वो ये बोलती है कि तुम दुखी हो इसलिए तुम ये मुंह लटका के बैठी हो, उसको बोलते हैं सल्टिंग, मुंह लटका के बैठना, विच वी कॉल इन हिंदी। तो ये बोल रही कि अपना मुंह लटका के बैठना बंद करो अमांडा, तुम हमेशा इतनी मूडी हो, यानी कि तुम्हारा मूड कितना बदलता है, ये बंद करो, ये तुम बहुत मूडी हो, बहुत हद, मतलब बोलते हो कि यार दिस इज़ अ लिमिट यार। तो बोलते कि तुम बहुत मूडी हो अमांडा, किसी को भी लगेगा कि मैं तुम्हें नैग करती हूँ, यानी कि मैं तुम्हें टॉर्चर करती हूँ, या मैं तुम्हें बार बार इरिटेट करती हूँ, अनॉय करती हूँ, अमांडा विद अ स्टर्न अमांडा। ठीक है, वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं। अब अपन देखते हैं समरी। देखो, मूडी के साथ साथ, नहीं सॉरी मूडी नहीं, नैग्ड ना अनॉयड के साथ साथ आप एक वर्ड ऐड कर सकते हो जो कि है टॉर्चर। ठीक है, करेक्ट मीनिंग आई थिंक सो इसका यही होना चाहिए, टॉर्चर। ठीक है, अब अपन देखते हैं समरी। फिर से उसकी मम्मा कहती है कि इतना सैड, इतना चुपचाप मत रहो, इतना सैड मत रहो अमांडा। फिर वो बोलती है कि इतना मूडी मत रहो, अपने मूड को बार बार बदलो मत अमांडा, है ना। फिर वो कहती है कि तुम ऐसे ही बिहेव करोगी ना तो किसी को भी लगेगा कि मैं तुम्हें अनॉय करती हूँ, तुम्हें टॉन्ट करती हूँ, तुम्हें ताना मारती हूँ,
है ना, और फिर इसे एंड कर दिए बोल के कैसे एकदम रफ और बोल्ड अमांडा बोल के इसे ख़त्म करती है इस बात को। सो दैट वाज इट फॉर दिस पोएम। अब अपन देखते हैं राइमिंग स्कीम। आप अपन ने फिगर आउट कर ही चुका है सारी राइमिंग स्कीम्स को, पर तब यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। फिगर्स ऑफ स्पीच बहुत ही कम है, इसमें जल्दी देख लेते हैं। रेपिटेशन, देखो मैंने ये सारे मीनिंग्स आपको प्रीवियसली बता चुके हैं, इसलिए मैं सिर्फ एल्यूजन का मीनिंग बता देती हूँ। एल्यूजन यानी कि जब कोई बहुत ही बड़ी पर्सनालिटी या कुछ कैसा आप नाम लेते हो, राइट, जैसे कि रेपल्सन एक प्रिंसेस है ना, एक फिक्शनल प्रिंसेस है, तो ये एक सॉर्ट ऑफ एक पर्सनालिटी का नाम आप उसे बोल सकते हो। मर्मेड को यहाँ पे आप नहीं काम करो तो दैट वुड बी मच मच बेटर, बट मैंने ऐसे ही मेंशन कर दिया, बट मर्मेड को नॉट काम करना इज मच सूटेबल एंड मच बेटर, ठीक। तो एल्यूशन मतलब वही होता है कि जब आप किसी भी पर्सनालिटी या समथिंग का नाम लेते हो, जैसे कि हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स में एशियन लायन एक लौता ही है, बहुत सारे तो नहीं है। बंगाल टाइगर एक ही टाइप की प्रजाति है और तो एक्स्ट्रा नहीं है, तो वैसे रैपुंजल भी एक ही टाइप की प्रजाति है, राइट, और एक ही टाइप का क्रिएचर है, इसके अलावा और कोई रैपुंजल नहीं है, ऐसे भी एक ही थी, वो भी फिक्शनल, राइट। और देखो रेपिटेशन में अमांडा, आप देखो इस पोएम में कितनी बार अमांडा वर्ड यूज़ हुआ है, तो ये रेपिटेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखो एल्यूजन में मीनिंग बता चुकी हूँ, इसका एग्जाम्पल होगा रैपुंजल, ठीक है। एलिट्रेशन मैंने आपको बता चुका है कि कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीट होना, है ना। स्टॉप दैट सर्किंग में एस, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट में एस, ठीक है। मेटाफर में साइलेंस इज गोल्डन, फ्रीडम इज स्वीट। देखो साइलेंस जो है ना वो गोल्ड के जितनी प्रेशियस है, एंड फ्रीडम जो है वो फ्लेवर वाइज आप देखोगे तो बहुत ही स्वीट, बहुत ही मीठी है फ्रीडम, है ना। एनाफोरा, अब देखो डिड एंड डोंट, ठीक है। ट्रांसफर्ड एफिथेट में आपको बता देती हूँ, एनाफोरा एंड लीव इट फॉर अ मिनट, है ना। ट्रांसफर्ड एफिथेट का होगा हश्ड बेयर फीट। अब देखो यहाँ पे हश्ड यानी कि साइलेंट, तो यहाँ पे फीट को साइलेंट नहीं बोल रहे हैं, अमांडा को साइलेंट बोल रहे हैं, ठीक है। अब अपन देखते हैं एनाफोरा का डिड एंड डोंट ना, नहीं, नो, या, ओ गॉड, नहीं, या, ओके, तो डिड, एनाफोरा, हियर, don't, anaphora, ठीक है। सो आई थिंक दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर टुडेज lecture and stuff. I hope you liked it. Like, share and subscribe to our channel. Follow us on WhatsApp, Instagram and Telegram. And what I'm seeing right now is that कि सब्सक्राइबर का रेशियो बहुत कम है कंपेयर टू नॉन सब्सक्राइबर्स, तो प्लीज़ आप उस रेशियो को एक्सचेंज कर दो, नॉन सब्सक्राइबर रेशियो कम कर दो एंड सब्सक्राइबर्स का रेशियो बढ़ा दो, राइट। सो या दैट वाज इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच।